एपिसोड के स्टार्टिंग में जियोन फिर थोड़ी देर तक सोचने के बाद नैनो को कहता है, क्या तुम एक ऑगमेंटेड वीडियो प्ले कर सकते हो जिसमें फ्लोर 1 में जो ग्रेवस्टोन है उसका फ्रंट साइड दिखे। नैनो इसलिए सेव डेटा से ढूंढने लगता है और नैनो डेटा मिलते ही वीडियो प्ले करके दिखाता है और ग्रेवस्टोन के फ्रंट में लिखा था, तेज हवा चलती है, बादल आसमान में ऊपर उड़ते हैं। मेरा नाम पूरे कॉन्टिनेंट में फैलाने के बाद मैं वापस घर आ गया। आखिर में क्यों नहीं मेरे देश के 4 कॉर्नर्स को बचाऊंगा उन ब्रेव वॉरियर्स का इस्तेमाल करके जिन्हें मैंने गैदर किया है। जो सोच रहा था क्या यहाँ पर कोई हिंट वगैरह है। नैनो कहता है यह पोएम हेन डायनेस्टी का फाउंडिंग पोएम है और यह पोएम लियू भांग ने लिखा है जो वो जियांग के ऊपर विजय हासिल करने के बाद वापस आए थे। जियोन कहता है अच्छा तो ये बात है, तो ये कोई ऐसा पोएम नहीं है जिसे हेवनली डीमन एंसेस्टर ने लिखा हो। रुको, क्या इसमें कोई वर्ड से जिन्हें की रिप्लेस किया गया है। नैनो कहता है कि नहीं। जियोन कहता है अच्छा तो ऐसा है, पूरे सरफेस को अच्छे से स्कैन करो, देखो अगर कोई छोटा सा भी क्लू मिलता है तो। इसलिए नैनो पूरे सरफेस को स्कैन करने के बाद कहता है मुझे हर कैरेक्टर के नीचे होल्स दिखे हैं। जियोन कहता है इन्हें देखकर तो लग रहा है हर कैरेक्टर के नीचे के डॉट्स अलग अलग हैं। आखिर इस सब का मतलब क्या है। छोटे छोटे होल्स, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब ब्लड फॉन्ट्स को रेफर कर रहे हो। नहीं लगता नहीं कि ऐसा कुछ भी है। अगर मैं सोचूं तो शायद मैं नैनो की मदद से पहले जो बुक्स को स्कैन किया था वो ब्लड प्रेशर पॉइंट के बारे में ही था। उस किताब में एक नंबर और एक फुटनोट था। 4th ब्लड प्रेशर पॉइंट शायद सोलर फ्लेक्सस का पॉइंट है, पर यह काफी अजीब है। एनर्जी फ्लो पेट में से शुरू होना चाहिए, पर वो तो 7 डॉट्स के होने चाहिए। अगर पोएम में जो पहला शब्द है तेज, उसमें अगर 3 स्ट्रोक्स है और नीचे 4 डॉट्स है तो ये मिलकर हो जाते हैं 7, यानी एनर्जी फ्लो ठीक जगह से ही शुरू हो रही है। ऐसा करके जो सारे कैरेक्टर्स को समझ आता है और कहता है फाइनली मैंने हिडन एनर्जी फ्लो को समझ लिया है। जियोन फिर खाना खाने के बाद सोच रहा था मुझे जल्दी से इंडिविजुअल ट्रेनिंग फैसिलिटी में जाकर एब्सोल्यूट टेक्निक और प्रॉपर एनर्जी फ्लो के साथ यूज करना चाहिए। तभी जो से बात करने कैडेट 200 यूम्पा आता है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या हम दोनों डुअल मैच कर सकते हैं। जियोन कहता है डुअल मैच और मेरे साथ, पर मैं क्यों करूं। मेरे पास कोई रीजन नहीं है एक अनजाने के साथ डुअल करने का, जबकि ये ना ही कोई टेस्ट है और ना ही मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए। यूम्पा कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रहा था, पर अगर यंग मास्टर जियोन मुझे हरा देते हैं तो मैं उन्हें एक तोहफा दूंगा और 3rd टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी भी दूंगा। दोनों फिर जंगल में जाते हैं फाइट के लिए और जियोन कहता है मैं कुछ नहीं समझा, आखिर तो मेरे साथ डुअल करना क्यों चाहते हो और फिर टेस्ट के बारे में भी जानकारी देना चाहते हो। यूम्पा कहता है अगर मुझे खुद को एक्सप्लेन करना हो तो मैं क्वालिफिकेशंस की मदद लूंगा। ये तुम्हारे टेक्निक जैसा तो अच्छा नहीं है जिसकी मदद से तुमने वॉन्ड्यू का हाथ काटा था, पर मैं तुम्हें वो टेक्निक दिखाना चाहता हूँ जिसके ऊपर मून एनर्जी ब्लेड क्लन गर्व करता है। जियोन कहता है कि ठीक है हमला करो, और यूम्पा जितने भी हमला करने की कोशिश करता है उनसे भी कोई जियोन बड़ी आसानी से डॉज कर देता है और कहता है ये तो काफी स्लो था। जियोन फिर अपने मूव का इस्तेमाल करता है यूम्पा के ऊपर, जिससे कि यूम्पा की हालत पूरी खराब हो जाती है। जो देखकर जियोन पूरे टेंशन में आ जाता है और कहता है लगता है मैंने उसे कुछ ज्यादा जोर से ही मार दिया, पर वो शायद मरा नहीं है ना। वहीं पर यूम्पा सोच रहा था मुझे पता था मैं इजीली हार जाऊंगा, पर वॉन्ड्यू के साथ मैच देखने के बाद मुझे लगा था हम दोनों एक दूसरे के टेक्निक्स के बारे में कुछ जान सकते हैं। क्या वो अपने स्किल्स अभी तक छुपाता आ रहा है। यूम्पा फिर कहता है लॉर्ड के ब्लड लाइन से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है और मैंने जैसा वादा किया था मैं तुम्हें अगले टेस्ट की जानकारी दे देता हूँ। जियोन कहता है रुको, उससे पहले मुझे ये बताओ आखिर तुमने मेरे साथ ये डुअल की रिक्वेस्ट क्यों करी। यहाँ पर जीतने से या फिर हारने से कुछ भी हासिल नहीं होता। यूम्पा कहता है लगा ही था तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करोगे। वेल मैंने जैसा तुम्हें पहले कहा था मैं क्वालिफिकेशंस को चेक कर रहा था। जियोन कहता है तुम मेरे क्वालिफिकेशंस की बात कर रहे हो। यूम्पा कहता है तुमने सही कहा, पर मैं मेरे क्वालिफिकेशंस की भी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सब 3rd टेस्ट के लिए है। जियोन पूछता है आखिर हमारे मैच से 3rd टेस्ट का क्या लेना देना। यूम्पा कहता है एक हाई चांस है कि 3rd टेस्ट में ग्रुप टेस्ट हो जाए। जियोन कहता है क्या, पर एकेडमी के हेड ने तो खुद ही कहा था कि अभी और कोई भी ग्रुप टेस्ट नहीं होगा। यूम्पा कहता है ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये 2nd टेस्ट जैसा नहीं होगा। ये टेस्ट एक इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ में ग्रेट वैल्यू ऐड करेगी। 3rd टेस्ट का ऑब्जेक्टिव हाई रैंक वॉरियर्स को सिलेक्ट करना। ओनली एडवांस मार्शल आर्टिस्ट के पास ही एडवांस मार्शल आर्ट की कला है एंड एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ नेगोंग है और बस वही हाई रैंक वॉरियर बन सकता है। जियोन कहता है जिन कैडेट्स ने 2nd टेस्ट को पास करी है उनमें से बस 20% के पास एडवांस मार्शल आर्ट्स है, तो अगर उन्हें अपने गैप को खत्म करना होगा तो उन्हें ब्लैक ड्रैगन बॉल कंज्यूम करनी पड़ेगी। यूम्पा कहता है तुमने सही कहा, जब मेडिसिन बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा तभी अचानक ये बहुत सारे कैडेट्स के पास 30 ईयर्स ऑफ नेगोंग आ जाएगी, पर अभी भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। जियोन कहता है तुम एडवांस मार्शल आर्ट की बात कर रहे हो है ना। यूम्पा कहता है तुमने सही कहा, जबकि लाइब्रेरी के 2nd फ्लोर में बस इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट्स ही है तो बहुत सारे कैडेट्स वहीं पर ही फेल हो जाएंगे। अगर यह टेस्ट एडवांस मार्शल आर्ट्स को टेस्ट करने के लिए नहीं बना है तो सिर्फ इसका एक ही जवाब हो सकता है
इस टेस्ट में हमें एक सीक्रेट बुक दिया जा सकता है जिसमें एडवांस मार्शल आर्ट होगा। चियोन कहता है सिर्फ यही नहीं, इसमें कुछ और भी है। यूम्पा कहता है ऑफ कोर्स, अगर ये बस इतना ही होता तो टेस्ट पास करना बहुत ही आसान होता। अगर थर्ड टेस्ट बस मार्शल आर्ट्स को सीखने को लेकर है तो 80% कैडेट्स पास हो जाएंगे। अगर मेरे फादर ने जो कहा था वो सच है, सीक्रेट बुक में 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक होगी जो कि स्वॉर्ड डीमन का स्वॉर्ड फॉर्मेशन का पार्ट है और ये कल्ट के हाई रैंक वॉरियर्स यूज कर पाते हैं। चियोन कहता है स्वॉर्ड डीमन का स्वॉर्ड फॉर्मेशन ये क्या है, और चियोन सोचने लगता है कि इसके बारे में शायद मैंने पहले कहीं सुना था और हमें पास्ट में दिखाया जाता है जब जेंग चियोन को इसके बारे में कह रहा था। ऐसा बहुत सारे स्वॉर्ड फॉर्मेशंस हैं जो कि ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन द स्वॉर्ड डीमन ने क्रिएट किए हैं। यह मार्शल आर्ट्स ओरिजिनली क्रिएट किया गया था सोरिम के 18 डिसिपल फॉर्मेशन और 108 डिसिपल फॉर्मेशन से लड़ने के लिए। सोरिम जस्टिस मार्शल क्लान का एक फेमस फोर्स है। जेंग आगे कहता है पर उनमें से 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक सबसे स्पेशल है जो कि एक एडवांस मार्शल आर्ट टेक्निक है। जब इस टेक्निक को 12 लोग मिलकर एक ही साथ यूज करते हैं तब यह 12 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बन जाता है, और जब 36 लोग इसे मिलकर एक साथ यूज करते हैं तब यह 36 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बन जाता है, और जब इसे 108 लोग मिलकर यूज करते हैं तब यह 108 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बन जाता है। एक प्लेन एडवांस मार्शल आर्ट जो कि एक टेरिफाइंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन बन जाता है। क्या तुम्हें यह सब अमेजिंग नहीं लगता? चियोन प्रेजेंट में सोचने लगता है इवन एक एडवांस मार्शल आर्ट एक एक्सपर्ट को बीट कर सकता है 12 स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, और एक मास्टर को बीट कर सकता है 36 स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, और 108 स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ग्रैंड मास्टर को टक्कर दे सकता है। यूम्पा फिर कहता है मेरे फादर ने कहा था वो एक 12 लोगों का ग्रुप बनाएंगे 7 स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने के लिए। चियोन कहता है क्या 12 लोग? तो यूम्पा कहता है हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि स्वॉर्ड फॉर्मेशन को सीखने के लिए यही प्रिंसिपल है। सिर्फ 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक को सीखना एनफ नहीं होगा, पर स्वॉर्ड डीमन का स्वॉर्ड फॉर्मेशन को यूज करना अच्छा खासा मुश्किल हो सकता है, और अगर तुम एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो तो तुम्हें ये फॉर्मेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। चियोन कहता है तो क्या तुम इसी वजह से एक डुएल करके मेरे स्किल को टेस्ट करना चाह रहे थे? यूम्पा कहता है एग्जैक्टली, मैं तुम्हारे बस सिंपल टेक्निक को देखकर तुम्हें जज नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे स्किल को कंफर्म करना चाह रहा था ताकि अगर हो सके मैं तुम्हें टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकूं। चियोन कहता है रिक्वेस्ट? आखिर तुम कौन से रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो? तो यूम्पा कहता है कि मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात कहना ही भूल गया। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कैडर से मार्शल आर्ट से लेकर सब कुछ सीख चुके होंगे, और मैंने सुना है कि सेकंड टेस्ट में जो भी लीडर थे उन्हें लीडर बनाया जाएगा। चियोन कहता है तो तुम कहना चाह रहे हो लीडर से अपना टीम बनाएंगे? यूम्पा कहता है तुमने सही पकड़ा, पर अगर कैडर चाहे तो ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर सकता है, और मुझे लगता है कि थर्ड टेस्ट मेनली 6 क्लास और प्रिंस के लिए किया गया है, ना कि ऑर्डिनरी कैडर्स के लिए। चियोन सोचने लगता है तो थर्ड टेस्ट एक पार्ट है उत्तराधिकारियों के बैटल का। यूम्पा फिर कहता है अगर तुम कैडर्स को गैदर नहीं कर पाओ तो तुम इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और अगर तुमने कैडर्स को गैदर कर लिया पर 7 डीमन टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाए तो भी तुम्हें निकाल दिया जाएगा। चियोन फिर कहता है तुमने जैसा कहा एक कैडर चाहे तो ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर सकता है। क्या इसे नॉर्मल कैडर्स को सिर्फ लीडर के ऊपर ही भरोसा करना होगा टेस्ट को पास करने के लिए? क्या तुमने इसी वजह से रिक्वेस्ट कहा? यूम्पा कहता है तुम सही कह रहे हो, मेंबर्स को गैदर कर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को मास्टर करना यह हर किसी के बस की बात नहीं, और मेंबर्स के बारे में डुएल करके या फिर कुछ और करके ही पता लगाया जा सकता है। ये ऑब्वियस है कि हर कोई चाहता है उसके ग्रुप का लीडर एक स्किलफुल लीडर हो जो कि अपने लीडरशिप की मदद से टेस्ट को पास कर सके, और मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा और वो तोहफा मैं हूँ। चियोन सोच रहा था ऐसा तोहफा आखिर किसको चाहिए। चियोन कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं एक लीडर चुना ना जाऊं। यूम्पा कहता है नहीं, मैं पॉजिटिव हूँ कि तुम्हें ग्रुप का लीडर बनोगे, और एक प्रिंस के लिए टेस्ट को पास करना कोई बड़ी बात नहीं, और इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर ही पास हो जाऊंगा। चियोन सोच रहा था वो जो कह रहा है गलत नहीं कह रहा, और उसके पास भी जितनी स्किल है वो चाहे तो लीडर बन सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। चियोन फिर यूम्पा को कहता है तो फिर तुमने मुझे पहले पिक क्यों किया? अगर तुमने जो कहा ये वही है तो दूसरे बहुत से भी प्रिंस है जो कि ग्रुप लीडर्स हैं जिन्होंने सेकंड टेस्ट को पास करी है। यूम्पा कहता है मैं ये कहकर तुम्हारा मूड खराब करना नहीं जा रहा था, पर मैंने ऑलरेडी डार्क क्लान और शॉर्ट क्लान से बात करी थी, पर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनके ग्रुप की सीट ऑलरेडी फिल हो चुकी है। चियोन कहता है अच्छा तो तुमने मुझे बैकअप प्लान के तौर पर चुना है। यूम्पा कहता है कि तुमने सही कहा और हम दोनों सेम ब्लेड पाथ पर ही चल रहे हैं। चियोन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। यूम्पा कहता है मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हें मुझे सबऑर्डिनेट के तौर पे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ तुम मेरा इस्तेमाल करो थर्ड टेस्ट को पास करने के लिए। क्या तुम मुझे प्लीज एक्सेप्ट करोगे? और चियोन एक स्माइल करता है जो देखकर यूम्पा को लगता है कि चियोन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, और वो चियोन को थैंक्स कहता है। पर चियोन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं ले रहा। यूम्पा कहता है क्या कहा? चियोन कहता है कि मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं ले रहा। चियोन फिर वहां से चला आता है और आते हुए नैनो को कहता है यूम्पा के फेस को एनालाइज करो। और चियोन सोच रहा था मैं परफेक्टली झूठ को पकड़ नहीं सकता,
पर मुझे तभी नैनो की हेल्प लेनी चाहिए जब मुझे लगे कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है। नैनो फिर एनालाइज करके कहता है उसने जब कहा था कि ब्लेड क्लैन और स्वॉर्ड क्लैन के प्रिंस ने उसे रिजेक्ट कर दिया है तब उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुए थे, इसलिए 45% चांस है कि वो झूठ कह रहा था। फिर जब यूम्पा ने कहा कि मैं चाहता हूँ तुम मेरा इस्तेमाल करो टेस्ट को पास करने के लिए, तभी उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुए थे और इसमें 62% चांस है कि वो झूठ कह रहा था। जॉन कहता है मैं सिर्फ सेफ खेल रहा था क्योंकि इसमें एक चांस थे। यूचेन ने भी कहा था कि हम दोनों सेम ब्लेड पर ही चल रहे हैं और यही सेम बात यूम्पा ने भी कही। तुम बातों में डार्क और स्वॉर्ड क्लैन के बारे में मेंशन करते हो पर तुम बात करते हो ब्लेड क्लैन के प्रिंस की तरह। चालाकी से तुमने ब्लेड क्लैन की बात तो नहीं की, तो क्या तुम्हें लगा कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? फिर हमें यूम्पा को दिखाया जाता है जो कि यूचेन के पास आकर कहता है उसने मुझे मना कर दिया था टेस्ट के लिए उसकी टीम को ज्वाइन करने को लेकर। यूचेन हंसने लगता है और कहता है सीरियसली वो काफी इंटरेस्टिंग फेलो है, उसे जो जानकारी चाहिए थी उसे जानकारी ले ली और फिर तुम्हें निकाल दिया। मुझे पहले से ही पता था वो किसी ऐसे जाल में नहीं फंसेगा। यूम्पा कहता है तो फिर ये प्लान? यूचेन कहता है तो फिर अभी तुम क्या करोगे? क्या तुम उसके पास रोते हुए जाओगे और भीख मांगोगे टीम को ज्वाइन करवाने के लिए? क्या तुम्हें लगता है वो इतना बेवकूफ़ है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर उसके ग्रुप को ज्वाइन करना फिर टेस्ट का दिन ग्रुप को छोड़ देना ताकि उसका ग्रुप डिस्क्वालीफाई हो जाए, अगर तुमने सोचा था कि ऐसा कुछ काम करेगा तो तुम एक नंबर का बेवकूफ़ हो। उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती अगर वो ऐसे छोटी चीज़ को लेकर डिस्क्वालीफाई हो जाता। अगर उत्तराधिकारियों के बैटल में एक राइवल ना होता तो मैं कुछ भी करके उसे मेरी टीम में लेकर ही आता। तभी यूम्पा यूचेन के सामने बो डाउन करके कहता है मुझे एक और मौका दीजिए प्रिंस, मेरे पास अभी भी कुछ और प्लान्स है। यूचेन कहता है नहीं, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जाकर किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इससे पहले कि सारे ग्रुप से फुल हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम ही एक टीम लीडर बन गए। यूम्पा कहता है पर प्रिंस। यूचेन कहता है कम ऑन यूम्पा, तुमसे आगे भी कुछ कैडेट्स हैं जिनमें से मुझे शॉर्टलिस्ट करना है कि मुझे किसको लेना है, और ऐसे भी यूम्पा मेरे पास तुम्हारे जैसे के लिए कोई काम नहीं है जो कि एक नंबर का यूजलेस हो। और फिर यूम्पा रोते हुए जाता है। यूचेन सोच रहा था जो ने उसे एक हिट में ही मार दिया। मैंने कुछ ही दिन पहले जो स्किल देखी थी अब वो उससे भी आगे जा चुका है, उसने मुझे सच में ही कंफ्यूज कर दिया है, पर लगता है कि बस टाइम ही बता सकता है कि ये सब एक लक था या फिर एक स्किल। जॉन यहाँ पर ट्रेनिंग रूम में ही आकर सोच रहा था 11 प्रोडिजी। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि एकेडमी के हेड ने कुछ भी नहीं कहा, पर अगर यह सच हुआ तो मेरे दिमाग में कुछ लोग हैं ग्रुप 8 से, पर ये एनफ नहीं होंगे और कोई गारंटी भी नहीं है कि वो मुझे फॉलो करेंगे। मुझे पहले आज का ट्रेनिंग पूरा करना चाहिए और इसके बारे में जाकर डोर में सोचना चाहिए। नैनो, क्या तुमने मार्शल आर्ट्स बुक्स का एनालाइज कर लिया है जिन्हें हमने लाइब्रेरी फ्लोर 1 और फ्लोर 2 में स्कैन किया था? नैनो कहता है मैंने फ्लोर 1 के बिगिनर मार्शल आर्ट के 55 बुक्स और फ्लोर 2 के इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट के 56 बुक्स का एनालाइज कर दिया है। जॉन कहता है कैसा पॉसिबल है किसी इंसान के की और बॉडी मूवमेंट्स को एनालाइज करके एक होलोग्राम बनाया जा सकता है और फिर उस होलोग्राम या फिर अवतार से मार्शल आर्ट्स को यूज करवाया जा सकता है? नैनो कहता है यह पॉसिबल है अगर आप उस इंसान को सिलेक्ट कर कौन से मार्शल आर्ट्स करने हैं उसे बता दें। जॉन कहता है ठीक है, तो पहले 5 बार स्वॉर्ड मास्टरी से शुरू करो और मैं मुकेम को चुनता हूँ। नैनो फिर अवतार को क्रिएट कर देता है और ये बिल्कुल ही मुकेम जैसा था और उसी की तरह ही बकवास बातें करे जा रहा था। और फिर बातें करने के बाद अवतार आता है जॉन के ऊपर हमला करने, जिसे जॉन डॉज करके अवतार के गर्दन में हमला करता है और गर्दन टूटने की वजह से अवतार की डेथ हो जाती है। और ये देखकर जॉन पूरा ही हैरान हो गया था क्योंकि 4 दिन पहले जब उसने इस हमले का इस्तेमाल किया था तो अवतार थोड़ा पीछे हट गया था। क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने मुकेम के पावर को पीछे छोड़ दिया है रियलाइजेशन की मदद से? मैं ये करना तो नहीं चाह रहा था, पर अगर मैं इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट को एक अवतार में असाइन करता हूँ तो अभी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हो रहा। जॉन फिर नैनो को कहता है मुकेम के 5 अवतार्स को क्रिएट करो, नहीं 10 अवतार्स को, और उन सभी को अलग अलग इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट दे दो। और नैनो ठीक ऐसा ही करता है, 10 मुकेम के अवतार्स को क्रिएट करके उन्हें डिफरेंस मार्शल आर्ट्स असाइन कर देता है। जॉन उन सभी को अपने सामने देखकर सोच रहा था कहीं मैं अपने लेवल से कुछ ज़्यादा आगे तो नहीं चला गया। नैनो, मुझे लगता है कि 10 को ज़्यादा, तभी सारे अवतार जॉन के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। नैनो कहता है क्या आप अवतार्स के नंबर्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं? जॉन कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसे ही शुरू कर दो और मैं उस सभी को ही मार के ख़त्म कर दूंगा। और फिर वो सभी जॉन के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। जॉन सोच रहा था अगर मेरे ऊपर वो एक एक करके हमला करते हैं, पर वो सभी एक साथ हमला करने आ जाते हैं। जॉन पहले तो सभी के हमले को डॉज कर देता है, पर जब वो सभी दोबारा हमला करने के लिए आते हैं और जॉन डॉज करने के लिए ऊपर जंप करता है तो जॉन जाकर छत से टकरा कर नीचे गिरता है। और जॉन को बचाने के लिए नैनो जल्दी से ऑगमेंटेड रियलिटी को टेम्पररी सस्पेंड कर देता है। जॉन कहता है मैं ऑगमेंटेड रियलिटी की वजह से भूल गया था कि रूम बहुत ही छोटा है। तभी वहीं पर इंस्ट्रक्टर आ जाता है क्योंकि छत से टकराने पर बहुत जोर से साउंड हुआ था। इंस्ट्रक्टर कहता आखिर तूने सीलिंग के साथ ये सब क्या कर दिया? मैंने तुम्हें वार्न किया था, क्या नहीं किया था मैंने? इसलिए मैं तुम्हें अभी से इंडिविजुअल ट्रेनिंग फैसिलिटी को यूज करने से बैन करता हूँ।
चियोन कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इंस्ट्रक्टर कहता है मेरे पीछे आओ, और वो चियोन को लेकर दूसरे बिल्डिंग में जाता है। चियोन दूसरे बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद सोच रहा था ये बिल्डिंग तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग फैसिलिटी का आधा है, पर इसके दरवाजे काफी चौड़े हैं। इंस्ट्रक्टर कहता है तुम अभी से यहाँ पर ट्रेनिंग करोगे, क्योंकि अगर तुम्हें फिर से एको ट्रेनिंग फैसिलिटी दी गई तो फिर तुम उसे भी तोड़ दोगे। चियोन कहता है ये कौन सी जगह है, ये तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग रूम से बहुत बड़ा है और अच्छा है। इंस्ट्रक्टर कहता है ये वो ट्रेनिंग फैसिलिटी है जो कि उन्हें यूज करने दिया जाता है जो कि एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं और चौथे टेस्ट को पास कर लेते हैं। ऑफकोर्स तुमने चौथे टेस्ट को पास अभी तक नहीं करी है, पर जबकि तुम एक और बार ट्रेनिंग फैसिलिटी की दीवार को तोड़ने वाले थे, इसलिए मैंने एकेडमी के हेड से अप्रूवल लेकर ये जगह तुम्हारे लिए अवेलेबल करा दी है। चियोन कहता है आखिर आपको कैसे पता है कि मैं एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच चुका हूँ। इंस्ट्रक्टर कहता है ट्रेनिंग फैसिलिटी के स्ट्रॉन्ग वॉल्स को तोड़ने के लिए तुम्हारे पास एटलीस्ट एक्सपर्ट लेवल की होनी चाहिए, पर ये वॉल्स उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बने हैं, तो तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी नहीं टूटेगा, इसलिए इनके बारे में मत सोचो और ट्रेनिंग पर पूरा फोकस करो। चियोन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए ये सब करने के लिए। पर चियोन सोच रहा था एक इतने बड़े ट्रेनिंग रूम के साथ यहाँ पर मैं बिना किसी टेंशन के ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज कर सकता हूँ। नैनो भी टाइम क्या हुआ है, तो नैनो कहता है कि अभी 8 बजे हैं। तो चियोन कहता है कि मेरे पास भी अच्छा खासा टाइम बाकी है, क्या मुझे भी 10 मुकम के साथ डुएलिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि एक सिंगल एडवांस मार्शल आर्टिस्ट काफी कमजोर होता है। नैनो क्या मैं टीचर सियोमेंग के साथ एक डुएल कर सकता हूँ। नैनो कहता है ऐसा पॉसिबल तो है अगर ये सिर्फ बटरफ्लाई डांस मूवमेंट पर ही बेस्ड हो तो, जो कि उन्होंने इन्फर्मरी में हमें दिखाया था। चियोन कहता है तो ऐसी बात है, अगर ये टीचर और उनके पास एक ही टेक्निक है तब भी वो मुकम से ज्यादा मददगार साबित होंगे। नैनो फिर ऑगमेंटेड रियलिटी को एक्टिवेट करता है और पूछता है कौन से मार्शल आर्ट को यूज करना है। चियोन कहता है अभी के लिए बस बटरफ्लाई डांस को ही रखो। नैनो फिर सियोमेंग के अवतार को क्रिएट कर लेता है और जो सोच रहा था ये सिर्फ एक ही टीचर का अवतार है, पर ये मुकम के 10 अवतारों से ज्यादा टेंस लग रहा है। सियोमेंग का अवतार कहता है हे नौसिखिए, क्या तुम अपने टीचर का विरोध कर रहे हो, तुम पर तो मुझे हंसी आ रही है। चियोन कहता है नैनो अगली बार लड़ाई शुरू करने से पहले उन्हें पूरा म्यूट कर देना। चियोन फिर सोचने लगता है टीचर डिमोनिक क्लान के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में आते हैं, तो मैं टीचर के मार्शल आर्ट के प्रोफिशिएंसी के आसपास भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे उनको वीकनेस पर हमला करना होगा और वो भी एक अच्छे हमले से। फिर फाइट के दौरान चियोन ऐसा ही करता है, पर सियोमिंग उसके हमले को इजीली रोक देता है। चियोन हैरान होकर सोच रहा था उन्होंने मेरे टेक्निक को इतनी इजीली रोक दिया। फिर जब सियोमिंग हमला करता है चियोन उसे रोक नहीं पाता और उसे चोट भी आती है। सियोमिंग फिर बटरफ्लाई डांस के था टेक्निक को भी यूज करता है और इन हमलों का कोई जवाब चियोन के पास नहीं था और वह बस मारी खाए जा रहा था। चियोन सोचता है मुझे पता था मैं उनके लेवल का नहीं हूँ, पर एक ही टेक्निक से मैं डाउन हो जाऊंगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था। तो ये होता है टॉप 10 के मार्शल आर्टिस्ट की स्किल। नैनो पूछता है क्या आप अवतार के मार्शल आर्ट को चेंज करना चाहते हैं। चियोन कहता है कि नहीं, इसलिए नैनो फिर से बैटल को शुरू करता है। सियोमेंग कहता है क्या तुम फिर से ट्राई करना चाहते हो। चियोन सोच रहा था चलो इसे ट्राई करके देखते हैं, और चियोन एब्सोल्यूट टेक्निक का यूज करने का सोच रहा था। और जैसे चियोन हमला करने जाता है सियोमेंग कहता है क्या तुमने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन नहीं करी है, पर चियोन को जोश से हमला करता है जिससे कि सियोमेंग भी बीट हो जाता है। और जब फाइनल मूव की बारी आती है चियोन पूरे जी जान से हमला करने जाता है, पर उसके हमला करने से पहले ही सियोमेंग हमला कर देता है, जिससे चियोन कुछ भी नहीं कर पाता, दीवार से जाकर टकरा जाता है। चियोन सोच रहा था ये क्या हो गया, क्या मैं अभी भी टीचर के मुकाबले का नहीं बना हूँ। चियोन फिर सियोमिंग के शरीर में पिक्सल्स को नोटिस करता है जो कि असल में चोटें हैं। चियोन सोच रहा था तो ये टीचर के घाव हैं जो कि मेरे वजह से आए हैं, लगता है मैं उन्हें चोट पहुंचाने में कामयाब रहा, पर ये चोटें बहुत ही कम है। अगर हम प्योरली शॉट टेक्निक की बात करें तो शायद मैं टीचर के अवतार को सरपास कर सकता हूँ, पर मैं कोई भी क्रिटिकल ब्लो नहीं दे पाया क्योंकि हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा मार्शल आर्ट का डिफरेंस है। मुझे लगता नहीं कि मैं रियल मास्टर के खिलाफ खड़ा भी हो पाऊंगा। मुझे भी अकेडमी में 4 साल और 6 टेस्ट को पास करने हैं 4 सालों में, और मैं समय के दौरान टीचर को सरपास कर दूंगा। फिर सीन कट होता है 4 दिन बाद अकेडमी के प्रैक्टिस ग्राउंड में, जहाँ पर सारे कैडेट्स प्रेजेंट थे। क्यों सोच रहा था मैंने कल मेरी पूरी चीजें लगाकर फाइट करी, पर मैं ऐसे 10 मुकम के अवतार को ही हरा पाया था। मुझे भी बहुत दूर जाना है। लिवा फिर कहना शुरू करता है क्या तुम सभी ने 4 दिन की छुट्टी अच्छे से बिता ली। चलो ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा था हम यहाँ पर थर्ड टेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे और ब्लड ड्रैगन बॉल सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड टेस्ट में 12 लोगों को मिलकर एक फॉर्मेशन परफॉर्म करनी होगी और सभी बात सुनकर पूरा सरप्राइज हो जाते हैं जिन्हें की ये बात पहले पता नहीं थी। जो सोच रहा था तो इंटेल पूरा सही था। लिवा कहता है 12 लोग हैं फॉर्मेशन बनाने का मिनिमम रिक्वायरमेंट, और तुम 12 लोगों को एडवांस मार्शल आर्ट आनी चाहिए। और ये रही कुछ किताबें जो कि स्वॉर्ड डीमन के स्वॉर्ड फॉर्मेशन के बेसिक्स के बारे में है। द सीक्रेट मार्शल आर्ट बुक एडवांस मार्शल आर्ट के लिए है। अगर तुम्हें आज जो मेडिसिन बॉल दी जाएगी उसे तुम सभी कंज्यूम कर लोगे और फिर पूरी दिन रात मेहनत करोगे 7 डीमन स्वॉर्ड को सीखने के लिए, तो तुम्हें कोई एडवांस मार्शल आर्ट सीखने से रोक नहीं सकता।
जो सोच रहा था अभी तक जो भी चीजें हुई है वो इतना मुश्किल नहीं था जितना कि ये वाला लग रहा है। लिवा कहता है थर्ड टेस्ट आज से ठीक 28 दिन बाद होगा, जहाँ पर सारे ग्रुप्स का मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर्स को हराना पड़ेगा जो कि अभी तुम्हारे सामने खड़े हैं। क्या तुम सभी समझ गए? कैडेट सोच रहे थे मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर को हराना है। सारे इंस्ट्रक्टर तो मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हैं और मैंने सुना है कि हम में से कोई एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच गया है। इस सबसे तो अच्छा होगा हम एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ लेते। आखिर हम कैसे इंस्ट्रक्टर्स को बीट कर सकते हैं जबकि उनके पास पावर और रियल फाइटिंग एक्सपीरियंस है। चोन वहीं पर सोच रहा था यूम्पा ने जो भी कहा था सब कुछ उसी तरह ही हो रहा है। तो अभी बस बाकी है तो ग्रुप लीडर्स कौन कौन बनेंगे उनका अनाउंसमेंट करना। लिवा फिर कहता है इसका एंटायर प्रोसेस सेकंड टेस्ट से बिल्कुल ही अलग होगा। हम सब कुछ तुम कैडेट्स के ऊपर ही छोड़ते हैं। अपनी पूरी कोशिश करो और बेस्ट कैडेट्स को लेकर शॉर्ट फॉर्मेशन को सीखने की कोशिश करो और मैं ग्रुप लीडर्स के सिलेक्शन प्रोसेस को एक्सपेंड करने के बाद मेडिसिन बॉक्स तुम सबको दे दूंगा। जो सोच रहा था क्या वो ग्रेस के हिसाब से सिलेक्शन नहीं कर रहे। लिवा कहता है क्या तुम इंस्ट्रक्टर के ऊपर उनके नेम टैग देख सकते हो जो कि तुम्हारे सामने खड़े हैं। यहाँ पर टोटल 17 इंस्ट्रक्टर्स हैं और उनके पास से 7 दिनों के अंदर जो भी येलो नेम टैग ले लेगा वही लीडर बनेगा। कैडेट से सुनकर डर जाते हैं। हमें इंस्ट्रक्टर को हरा कर नेम टैग लेना है, क्या इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं होता हमें लात मार के बाहर निकालना? और क्या इसका मतलब अगर हम सारे नेम टैग्स को नहीं ले पाते तो ग्रुप्स की संख्या कम हो जाएगी? अभी टोटल 207 कैडेट्स हैं जिसमें से बस 17 ग्रुप से बन सकते हैं, यानी यहाँ से 3 लोग आउट हो चुके हैं। क्या वो चाहते हैं हम इंस्ट्रक्टर से नेम टैग चुरा कर ले जाएं ताकि हम बाद में जाकर इंस्ट्रक्टर्स को हरा पाए स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से? लिवा फिर कहते सबके बारे में ज्यादा मत सोचो। जिन इंस्ट्रक्टर के पास येलो नेम टैग है वो कोई भी स्पेशल टेक्निक को यूज नहीं करेंगे, बस वो 7 डीमन सोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कैडेट्स कहते हैं इससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सपर्ट कौन से मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है। चुवन वहीं पर सोच रहा था मैं उनके इंटेंशंस देख सकता हूँ। 7 डीमन सोर्ड को 7 दिन में सीखने के लिए किसी को भी सोर्ड मूवमेंट्स की गहरी नॉलेज होनी चाहिए। उन्होंने ये डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए नहीं करी है क्योंकि 7 दिनों में 7 डीमन सोर्ड को सीखना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने जानबूझकर ये सब किया ताकि कैडेट्स को लगे कि वह क्राइसिस के अंदर है और उनमें डेस्परेशन बढ़ जाए। वही लिवा सोच रहा था जैसा कि मैंने सोचा था वो सभी कंफ्यूज हो गए हैं। क्या मैं तो सभी को थोड़ा और कंफ्यूज कर दूं? लिवा फिर कहता तुम लोगों के पास 7 दिन है, पर क्या तुम में से कोई अभी ट्राई करना चाहेगा? जो सुनकर सारे कैडेट्स काफी डर में आ जाते हैं। लिवा सोच रहा था मुझे लगा था कोई एक तो आगे आएगा। लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा इनसे एक्सपेक्ट कर लिया। अगर उनमें स्किल और दम होता तो ये एक बहुत अच्छा मौका था रिकॉग्निशन पाने का। ऑफ कोर्स इसका उल्टा भी हो सकता है अगर वो हार गए। लिवा फिर कहता है लगता है कि तुम में से किसी में भी कोई दम नहीं है। तभी लिवा देखता है कि 3 लोगों ने अपने हाथ खड़े किए हैं और ये था डार्क क्लान का मोयोन, दूसरा है जियोन और तीसरा है जोंगसुम का हराने वाला कैडेट 18 बाइक जी। लिवा सोच रहा था मुझे लगा नहीं था कि ये सभी आगे आएंगे। ये तो बहुत ही एक्साइटिंग होते जा रहा है। लिवा सोच रहा था मुझे लगा नहीं था कि दोनों भी वॉलंटियर करेंगे। चीजें तो सच में काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। चिवन वहीं पर सोच रहा था ये तो ग्रुप 12 का लीडर बाइक है जिसने पॉइजन क्लान के जोंगसुम का हराया था। लिवा कहता है मुझे तुम लोगों के आंखों में ये आग देखकर काफी अच्छा लगा। तो इंस्ट्रक्टर तुम में से आखिर कौन उनसे लड़ना चाहेगा? इंस्ट्रक्टर में से फिर 3 लोग आगे आते हैं और वो थे ग्रुप 1, ग्रुप 8 और ग्रुप 12 के लीडर। लिवा मन में कह रहा था मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था जैसे अपने कैडेट से ज्यादा अटैच ना हो जाओ। तभी उनके बीच में से होजिन आगे आते हैं। प्यूंग सोचने लगता है अगर वो जा रहे हैं तो मेरी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। लिवा सोच रहा था अब यहाँ से तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसको चुनते हो, कोई भी ऐसा नहीं होगा। और मुझे पता है सारे इंस्ट्रक्टर्स प्लान करे हैं दूसरे ग्रुप के कैडेट से लड़ने की ताकि उनके ग्रुप के लीडर्स को लीडर की पोजीशन मिले। और थैंक्स टू होजिन अब ये पूरा अनफेयर नहीं होगा। लिवा फिर कहता है तो हम लीडर ऑफ ग्रुप 1 कैडेट 1 से शुरू करते हैं। तब एक इंस्ट्रक्टर कहता है कि मैं इसके साथ लड़ना चाहता हूँ और यह ग्रुप 12 का इंस्ट्रक्टर योसुन। होजिन सोच रहा था आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसे पता होना चाहिए कि मेरे इस कैडेट में इंटरेस्ट है। योसुन कहता है मुझे माफ करिए टीचर, मुझे पता है आप उसके ऊपर तरस नहीं खाते और मुझे लगता है कि मुयो नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनने के सबसे काबिल है, तो मैं उसे यहाँ पर ह्यूमिलेट होता हुआ देखना नहीं चाहता। फिर मैं कैडेट 18 बाइक जी को चुनता हूँ। जो सुनकर योसुन की हालत ही खराब हो जाती है क्योंकि कैडेट 18 बाइक जी उससे ग्रुप का लीडर था। लिवा सोच रहा था उसे होजिन का संयम की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए थी। अब उसी के ग्रुप का बाइक जी सबसे बड़े मुश्किल में है। लिवा फिर कहता है ठीक है मैं अप्रूवल दे देता हूँ। वहीं पर ग्रुप का इंस्ट्रक्टर सेंगमून सोच रहा था मैं ऐसे में जियोन से फाइट करना चाह रहा था, चलो उन दोनों को लड़ने दो, मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। उसके बाद मुयोन और योसुन आते हैं पहले लड़ने। जियो नैनो को कहता है नैनो इसका 1 सेकंड भी मिस मत करना। फिर फाइट शुरू होती है और मुयोन फ्लोइंग डार्क क्लाउड पाम का इस्तेमाल करता है। योसुन सोच रहा था जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था द फ्लोइंग डार्क क्लाउड पाम वन ऑफ द बेस्ट पाम आर्ट टेक्निक है। ऐसा कहा जाता है कि द डार्क डीमन ग्रेट स्वॉर्ड के साथ ही साथ ये भी उनकी स्पेशलिटी है।
मुझे काफी शर्म आ रही है कि मुझे 7 स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा मेरे पॉइजन आर्ट्स को छोड़कर। योसुन फिर 7 डीमन स्वॉर्ड द 5th स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर मुयोन भी हमला करने आ रहा था। जियोन ये सब देखकर सोच रहा था आखिर उनके मूवमेंट्स मुझे इतने फेमिलियर क्यों लग रहे हैं। यहाँ पर मुयोन के हमले को योसुन ने ब्लॉक कर दिया था। योसुन सोच रहा था अमेजिंग, वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा जबकि मैंने उसके हमले को ब्लॉक कर दिया। मैं उसके पाम से निकले की को देखकर कह सकता हूँ कि वो एक्सपर्ट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। उसकी टेक्निक्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग दूसरे कैडेट से बहुत ही ज्यादा है। अगर ये मार्शल आर्ट के नजरिए से देखा जाए तो वो किसी भी क्लान के एल्डर का लेवल का है। योसुन फिर हमला करता है जिसे कि मुयोन सही से रोक नहीं पा रहा था। योसुन सोच रहा था मुझे उसे किसी भी ऑर्डिनरी कैडेट की तरह ट्रीट करना नहीं चाहिए। वहीं पर मुयोन सोच रहा था इवन दो फ्लोइंग डायरेक्ट क्लाउड पाम एक हाई लेवल का मार्शल आर्ट है पर वो मेरे हमले को ऐसे रोक दे रहे हैं। क्या वो मुझे कहना चाह रहे हैं कि ये होती एडवांस मार्शल आर्टिस्ट। जियोन फाइट को देखकर सोच रहा था मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो जिन टेक्निक्स को यूज कर रहा है वो अलग हो सकता है पर उनके स्वॉर्ड मूवमेंट जैसे ये टेक्निक्स बन रहे हैं एग्जैक्टली सेम है जो कि ग्रेवस्टोन के डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक में था। पर इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है जबकि डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक का आधा होता है। मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता पर ग्रेवस्टोन में जो भी ट्रेसेस हैं वो शायद स्वॉर्ड डीमन के द्वारा ही किया गया है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करे जा रहे थे पर एक दूसरे के हमले को भी अच्छे से ब्लॉक कर रहे थे। मुयोन सोच रहा था वो मेरे जैसे एक्सपर्ट हैं पर मेरे से थोड़े ज्यादा स्किल्ड, जबकि वो मेरे पाम टेक्निक को एडवांस मार्शल आर्ट की मदद से रोक रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि उनके पास मेरे से ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है और इसलिए तो इंस्ट्रक्टर बने हैं। अगर मैंने जल्दी ही मैच को खत्म नहीं करी तो मैं और भी डिसएडवांटेज में जा सकता हूँ। मुयोन फिर अपना स्टांस चेंज कर लेता है जो देखकर योसुन सोचता है उसने अपना स्टांस चेंज कर दिया है। शायद वो इस मैच को अल्टीमेट मूवमेंट के साथ ही खत्म करना चाहता है। तो इस केस में मैं मेरे पूरे नेगों को गैदर करके उसके हमले को ब्लॉक करूंगा। मुयोन फिर हमला करने आगे बढ़ता है और वो राइट पाम टेक्निक को यूज कर रहा था जो देखकर योसुन उसे ब्लॉक करने की सोचता है। पर जैसे जैसे मुयोन आगे आता जाता है योसुन देखता है कि अपने उल्टे हाथ से हमला करने आ रहा है जिसे समझ पाना योसुन के लिए मुश्किल हो रहा था। यह पहले मूवमेंट्स के बिल्कुल ही सिमिलर है पर उसने सडनली अपने हैंड्स चेंज कर दिए हैं तो इनसे डील करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है, मैं पहले उसके बाएं हाथ को रोकता हूँ पर तभी मुयोन फिर से अपने हैंड चेंज करता है जिस वजह से योसुन उसे पिक नहीं कर पाता और इसी वजह से योसुन उसके हमले को रोक नहीं पाता और वह हार जाता है। सारे कैडेट्स मुयोन के पावर देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे। उसने सच में इंस्ट्रक्टर को हरा दिया और वो ऑलरेडी की ब्लेड को भी यूज कर पा रहा है, मतलब वो एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। वो तो कोई ऑर्डिनरी कैडेट से बहुत ही आगे है। मुझे लगता है कि मुयोन उत्तराधिकारी बनने के सबसे लायक है। लीवा सोच रहा था लेफ्ट स्वॉर्ड राइट पाम, राइट स्वॉर्ड लेफ्ट पाम। ये एक सीक्रेट आर्ट है जो कि तुम्हें 10 स्पेशल टेक्निक्स को एक साथ में यूज करने देता है, राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट करके। और बस यही टेक्निक डार्क क्लान के लीडर मुजिनवो को कर्ल का सेकंड बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनाता है और मैंने सुना है कि बस वही ये कर सकते हैं। और मेरे सामने ये लड़का वो सच में एक जीनियस है। यहाँ पर योसुन मुयोन को योलो नेम टैग हैंडओवर करता है और कहता है तुमने थर्ड टेस्ट में ग्रुप लीडर बनने की जगह हासिल करी है। जो सोच रहा था जीतने के बाद नेम टैग को ले लेना, इसमें कुछ तो जो कि मुझे परेशान कर रहा है। क्या बस एक इंसान एक ही नेम टैग को अर्न कर सकता है? चलो ठीक है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। अभी मुझे इस पर फोकस करना चाहिए जो कि मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। मुझे खुद को सबके सामने प्रूव करना है। जियोन फिर सेंगमून के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सेंगमू सोच रहा था कि इंस्ट्रक्टर को अपने सामने फेस टू फेस देखने के बाद भी उसे नर्वस होना चाहिए पर वो पूरा फायर्ड अप हो रखा है। ऑनेस्टली मैं ये देखकर काफी सरप्राइज हुआ हूँ। मुझे तो पहले लगा था पहले टेस्ट को भी पास नहीं कर पाएगा। हाउएवर अभी समय आ गया है तुम्हें लकी स्ट्रीक को ब्रेक करने का। मैं तुम्हें सबके सामने क्रश करके रख दूंगा बच्चे। सेंगमून फिर जियोन के स्टैंस को देखकर सोच रहा था क्या ये बटरफ्लाई डांस है? चलो ठीक है, पहले तुम हमला करो। जियोन सोच रहा था शायद मैं एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच चुका हूँ पर मेरे अंदर अभी भी नेगोंग काफी कम है एक ट्रू एक्सपर्ट के हिसाब से, और मुझे पहले हमला करने देना मतलब वो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। मैं उसे 10 स्टार टेक्निक के साथ एक ही बारी में खत्म कर दूंगा। और जैसे जियोन हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जियोन की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी जो देखकर सेंगमून सरप्राइज हुआ था पर वो किसी तरह हमले को रोक देता है। मैंने 7 स्टार की मदद से उसके हमले को रोक दिया पर उसके बाद भी मैं 5 कदम पीछे चला गया। उसके पास ग्रेट नेगोंग है पर उसकी वेगोंग यानी एक्सटर्नल पावर बहुत ही ज्यादा है। वहीं पर जियोन सोच रहा था तो वो मुझे ये हमला करने नहीं देगा। जियोन फिर उसके ऊपर लगातार हमला करता है जिससे कि सेंगमून बैकफुट पर जा चुका था और उसे काफी ह्यूमिलिएशन फील हो रही थी। सेंगमून कहता है क्या तुम्हें लगता तुम ऐसा करके मुझसे बच सकते हो? और वो 7 डीमन स्वॉर्ड 4th और 6th स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। जियोन सोच रहा था मैं ये देख सकता हूँ बिना नैनो के हेल्प के और मैं बता सकता हूँ कि उसके टेक्निक्स अनस्टेबल हैं। ग्रेवस्टोन का डिस्ट्रक्टिव टेक्निक के सामने तो ये बच्चों का खेल है, इसलिए हमले के समय जियोन उसके पास जाता है जो देखकर सेंगमून सोचता है वो खुद ही मेरे सामने आ गया है, मन्ने वो कितना बेवकूफ है, मैं उसे मेरे सेकंड टेक्निक से खत्म कर दूंगा। पर जैसे सेंगमून हमला करता है
चियोन उसके हमले को ब्लॉक कर देता है, जो देखकर सभी चौंक गए थे। लिवा सोच रहा था मुझे भी ये देखकर काफी हैरानी हो रही है। उसने 7 डीमन स्वॉर्ड जैसा टेक्निक को रोक दिया बस बटरफ्लाई डांस के बेसिक मूव से। सेंगमून पूरे गुस्से में सोच रहा था आखिर मैं एक बच्चे का हमले से पीछे कैसे हट सकता हूँ। अब जब ये सब हो रहा है मैं तो टेंशा टेक्निक की मदद से इंटरनल इंजर कर दूंगा। लिवा सेंगमून के हमले को देखकर सोच रहा था ये तो एक लेथल मूव है, आखिर वो करने क्या जा रहा है। और जब सेंगमून चियोन के ऊपर हमला करता है और चियोन उसे रोकने की कोशिश करता है पर चियोन उसे रोक नहीं पाता और उसे चोट लग जाती है और उसे से काफी दर्द भी हो रहा था। नैनो कहता है आपके ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं फोर्सफुल एक एनर्जी को इंजेक्ट करने की वजह से, इसलिए नैनो जल्दी से ऑर्गन्स को रीजेनरेट करने लगता है। और इस हमले से चियोन पूरे गुस्से में आ चुका था, जो देखकर सेंगमून सोच रहा था ये क्या हो गया। मैं श्योर हूँ कि मैंने उसे इंटरनल इंजरी दी थी तो आखिर वो डाउन क्यों नहीं हो रहा। पर जो भी हो मुझे उसके सामने आर्मर के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। पर चियोन के हमले से सेंगमून की रिब्स की हड्डी टूट जाती है, जिससे वो इतने जोर से चीखता है कि इसे सभी डर गए थे और अब उसे देखकर लग रहा है कि उसने हार मान ली है। और इसी तरह चियोन ये मैच जीत जाता है। यूचे ने देखकर सोच रहा था तो यूम्पा ने कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा था, वो शायद एक प्रॉब्लम बन सकता है। लिवा यहाँ पर सोच रहा था 7 डीमन स्वॉर्ड डीमन कल्ट के एक लेजेंड स्वॉर्ड डीमन ने क्रिएट किया है। ये एक प्लेन स्वॉर्ड मूवमेंट्स का कलेक्शन है, पर उनके काउंटलेस कॉम्बिनेशंस की वजह से उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पर चियोन उसे रोकने में कामयाब रहा, वो तो एक्सीलेंट से भी बहुत ज्यादा आगे है। मुझे उसे स्योमो के हाथ लगने देना नहीं चाहिए था। यहाँ पर दूसरे इंस्ट्रक्टर आकर सेंगमून को चेक कर रहे थे। एकेडमी डायरेक्टर सेंगमून को इन्फर्मरी लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि उसके रिब्स की हड्डी टूट चुकी है। लिवा सोच रहा था मैं इंस्ट्रक्टर का बताना भूल ही गया, कैडेट 7 ने ट्रेनिंग रूम्स के दीवार को तोड़ दिया था। अगर ये बात सेंगमून को पता होती तो शायद वैसे ना हारता। उसके बाद सेंगमून को इन्फर्मरी लेकर जाया जाता है और चियोन को नेम टैग मिल जाती है। सारे इंस्ट्रक्टर सोच रहे थे अगर हम ऐसे हारते रहे तो सारे कैडेट्स हमें कुछ भी नहीं समझेंगे। यह सब सुनकर होजिन सोच रहे थे स्किल और टैलेंट के साथ इंस्ट्रक्टर को सरपास किया जा सकता है और उन्हें खुश होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी काफी बेहतर है। पर वो तो यहाँ पर अपने फेस बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वह लगता नहीं कि मैं उन्हें कुछ भी कह सकता हूँ। गुस्से में आकर कैडेट 18 को सिलेक्ट करना और ऐसे टैलेंट को अनदेखा कर देना, लगता है मेरे लाइफ में एक और रिग्रेट जुड़ गया है। लिवा फिर कहता है अभी आखिरी डुएल बाकी है। इंस्ट्रक्टर सोच रहे थे शायद आज उनकी लाज बच जाएगी क्योंकि होजिन एक सीनियर इंस्ट्रक्टर है, पर अभी भी कुछ इंस्ट्रक्टर्स थे जिन्हें की पूरा भरोसा नहीं था। बाई फिर होजिन को कहता है मेरे में शायद आपकी जितनी पावर नहीं है, प्लीज आपके टीचिंग से मुझे आशीर्वाद देना। होजिन कहते हैं तुम तो बहुत ही अच्छे कैडेट हो, चलो हम दोनों अपना अपना बेस्ट देते हैं। उसके बाद दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर बाइक होजिन को देखकर सोच रहा था क्या ये वही आदमी है जो कि 1 सेकंड पहले इतना हंस रहे थे। बाइक फिर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं बाद में कोई रिग्रेट ना करूं। बाइक फिर किक मारने के लिए जाता है, जो देखकर चियोन सोच रहा था ये तो किकिंग टेक्निक है। चलो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है कि मुझे बहुत सारे अवतार्स मिलते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अच्छा तो मुयोन का था जो कि एक ही बारी में 2 टेक्निक्स का यूज कर रहा था और ये बस उसके टेक्निक्स का एक छोटा सा लुक था। पता नहीं कि इसे एनालाइज किया भी जा सकता है या नहीं। अच्छा होगा अगर मेरा सामना आगे जाकर मुयोन से होता है। यहाँ पर बाइक की एक टेक्निक को होजिन बड़े आसानी से डॉज कर देते हैं और ऐसा कुछ होगा बाइक ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। होजिन फिर कहते हैं तुम्हारा पिछला पैर वाइड ओपन हो गया है, पर होजिन हमला कर पाते उससे पहले बाइक खुद को संभाल कर होजिन को ऊपर ही फिर से किक मारता है, जो देखकर सभी को लगता है कि बाइक ने कनेक्ट कर दिया है। पर तभी बाइक पीछे जाकर गिरता है और उसके पैर से खून निकल रहा था क्योंकि उसके किक से पहले होजिन ने की ब्लड का इस्तेमाल कर दिया था, जो कि बाइक के पैर के आर पार हो गया। बाइक सोच रहा था कि ब्लड को इतनी जल्दी क्रिएट कर पाना वो जरूर एक मास्टर होंगे। उन्होंने बस एक सिंपल स्वॉर्ड मूवमेंट का इस्तेमाल करा और मुझे आसानी से रोक दिया। उन्हें 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक की जरूरत ही नहीं पड़ी। होजिन फिर कहते हैं तुम किकिंग टेक्निक में स्पेशलाइज्ड हो, पर तुम अभी अपने पैर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो तुम अभी क्या करोगे। बाइक सोच रहा था पहले इंस्ट्रक्टर जैसे नहीं है। बाइक फिर इंजर्ड पैर के साथ ही खड़ा होता है और सोच रहा था हम दोनों के बीच के बड़े स्किल डिफरेंस की वजह से मैं मैच को ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता, मुझे ये मैच एक ही टेक्निक का इस्तेमाल करके खत्म करना होगा। होजिन सोच रहे थे उसमें काफी अच्छी फाइटिंग स्पिरिट है। बाइक फिर भागकर आता उस इंजर्ड पैर से हमला करने, जो देखकर होजिन सोच रहे थे इंजर्ड पैर होते हुए भी उसके साथ ही हमला करने आना वो सच में मेंटली और फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बाइक फिर एक हमला करता है पर दिखाता दूसरा है, जिससे कि होजिन भी चकमा खा गए थे और होजिन समझ आते हैं कि बाइक भी एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच गया है। पर उसके हमले से पहले होजिन हट गए थे और बाइक एक आफ्टर इमेज के ऊपर हमला कर रहा था। होजिन साइड में आकर कहते हैं कि तुम उतने भी बुरे नहीं है और वो बाइक के चेस्ट में सिंपल मूव से हमला करते हैं और बस इसी मूव से ही बाइक हार जाता है। कैडेट सोच रहे थे वो हार गया बस कुछ टेक्निक्स के साथ ही। लगता नहीं कि किसी भी इंस्ट्रक्टर को हराना आसान है। और रही कैडेट 1 और 7 की बात, वो दोनों तो मॉन्स्टर हैं। बाइक सोच रहा था ये मेरी हार है, अगर वो मेरे ऊपर तरस नहीं खाते और की ब्लेड का इस्तेमाल करते
तो शायद मेरा दिल 2 हिस्सों में बट चुका होता। जियोन देखकर सोच रहा था बाइक बस अनलकी रहा है। अगर वो एक नॉर्मल इंस्ट्रक्टर को फेस करता जो कि मास्टर लेवल के नहीं होते तो शायद उसके पास जीतने का एक चांस था। मैं कह सकता हूँ कि दूसरे इंस्ट्रक्टर खुश हो रहे होंगे कि बाइक हार गया है। होजिन फिर बाइक को कहते हैं, अगर तुम अपने फेंट और टेक्निक को स्मूथली यूज करोगे तो तुम अपने ओपोनेंट को और भी कंफ्यूज कर सकते हो। मैं तुम्हें फ्यूचर में प्रोग्रेस करता हुआ देखना चाहता हूँ। बाइक कहता है, आपके गाइडेंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बाइक वापस आकर खड़ा हो जाता है और जियोन उसे देखकर सोच रहा था उसका चेहरा पूरा फीका पड़ गया है और उसके गर्दन में रेड स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। नैनो कैडेट 18 को इंडेप्थ स्कैन करो और इसे पूरा तैयार रखना। जब थर्ड टेस्ट की अनाउंसमेंट पूरी हो जाएगी मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। लिहुआ फिर कहता है, हम तुम सभी को एक एक लकड़ी का स्वॉर्ड देंगे, तो ध्यान रखना कि ना टूटे क्योंकि तुम्हें दूसरा स्वॉर्ड नहीं मिलेगा। तुम लोग एक ग्रुप लीडर बन सकते हो अगर तुम 7 दिन के अंदर येलो नेम टैग को ले पाए। फिर अनाउंसमेंट पूरी हो जाती है और उन्हें सोडे मेडिसिन बॉल दे दिया जाता है। जो सोच रहा था शायद मुझे पहले जाकर ब्लैक ड्रैगन बॉल को कंज्यूम कर लेना चाहिए, उसके बाद मुझे कुछ और भी चेक करना है। तभी 4 कैडेट्स आकर जियोन को घेर लेते हैं, पर जियोन समझ नहीं पा रहा था कि क्यों। तभी ह्योबोंग आकर कहता है, आखिर तुम लोग मेरे लॉर्ड के साथ ये सब क्या कर रहे हो। जियोन स्माइल कर कहता है, वो मुझे लॉर्ड कह रहा है। फिर हमें कल रात के ग्रुप 8 डॉर्म के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़के आए हुए थे। वोंगचुन ह्योबोंग को कह रहा था, हमने इसके बारे में बहुत सोचा, क्या तुम्हें लगता है वो स्टेटस को चेंज कर पाएगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमको ज्यादा ही जोखिम ले रहे हो? क्या तुम्हें 6 मैन क्लान से डर नहीं लगता? ह्योबोंग कहता है, मुझे डर लगता है, पर अगर वो मुझे हमेशा ही लोअर क्लान की वजह से नीचे नजरों से देखते रहेंगे तो मैं जोखिम लेने को भी तैयार हूँ। मेरे लॉर्ड की वजह से हम जैसे लोगों के पास एक आस है। वोंगचुन कहता है, क्या तुम सच में उसके ऊपर भरोसा करते हो? ह्योबोंग कहता है कि बिल्कुल, और वो सभी डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, हम भी ये जोखिम लेने को तैयार हैं। हम तीनों माचिल, वोंगचुन और होडाइंग म्यू लॉर्ड के प्रति हमारी लॉयल्टी रखेंगे। अब सब कुछ उसी के हाथों में है। फिर प्रेजेंट में जियोन के पास एक और कैडेट आता है, कैडेट नंबर 857 गोवांग। गोवांग कहता है, मुझे आपका ग्रेट मार्शल आर्ट देखकर बहुत अच्छा लगा है। मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ, मैं आपके ग्रुप का एक मेंबर बनना चाहता हूँ। जियोन कहता है, क्या तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो? ह्योबोंग, वोंगचुल और बाकी सब सोच रहे थे कि जैसे हमने लॉर्ड से एक्सपेक्ट किया था, हम लोग जितनी जल्दी मेंबर्स को गैदर कर लेंगे हमारे पास उतना ही ज़्यादा समय होगा प्रैक्टिस के लिए। हमें अभी बस 7 लोगों की ज़रूरत है, यानी हमें बहुत से लोगों को रिजेक्ट करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर आ गए हैं ग्रुप का ज्वाइन करने। गोवांग कहता है, मैं डार्क फिश क्लान से हूँ जो कि गिलैड क्लान है और मैं एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट हूँ। एज ग्रुप मेंबर मैं तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं बनूंगा। फिर एक दूसरा कैडेट कहता है, मैं कैडेट नंबर 920 डार्क हॉर्स क्लान से, मेरा नाम है होक्यूंग। मैं अभी एक इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट हूँ, पर मेडिसिन बॉल को कंज्यूम करते मैं भी एडवांस पर पहुंच जाऊंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें होल्ड बैक नहीं करूंगा। मैं हूँ ओनील, जेंटल स्वॉर्ड क्लान से और मैं एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट हूँ। फिर एक और कैडेट कहता है, मेरी बात सुनिए, मैं हूँ ओमिन, गोल्डन गेट क्लान से। मेरे अंदर नेगों कम है पर मेरे पास एडवांस पियर्समैनशिप है। दूसरे कुछ कैडेट सोच रहे थे, यहाँ पर असिस्टेंट कैडेट में से 5 तो इलाइट क्लान से हैं, तो अभी बाकी 2 स्पोर्ट्स के लिए 11 लोगों को कम्पीट करना होगा, इसलिए मुझे इलाइट क्लान के कैंडिडेट्स बिल्कुल ही पसंद नहीं आते। जॉन फिर कहता, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ग्रुप का पार्ट बनने के लिए, पर उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ऐसे लोगों के तलाश में नहीं हूँ जो कि मुझे थर्ड टेस्ट को पास करने में हेल्प करेंगे। कैडेट सोचने लगते हैं कि तो फिर क्या चाहिए। जॉन कहता है, जब मैं डिमनी एकेडमी को लीव करूंगा तो मेरे सामने मेन ब्रांच के द्वारा एक कठिन रास्ता होगा, इसलिए मैं ऐसे कैडेट्स को देख रहा हूँ जो कि मेरे साथ हमेशा अच्छे और बुरे समय में रहेंगे। सभी कैडेट सोचने लगते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। मैं तो उत्तराधिकारियों के बैटल में शामिल भी होना नहीं चाहता। जॉन सोच रहा था जैसे कि मैंने सोचा था, वो सभी काफी घबरा गए हैं। जॉन फिर कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक इलाइट क्लान से हो या फिर एक स्मॉल क्लान से। तुम अगर चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारी जर्नी के अंत में ये सब मायने नहीं रखेगा और मैं मेन ब्रांच के 6 फाउंडेशन को चेंज करना चाहता हूँ। कैडेट सोच रहे थे क्या उसका स्क्रू ढीला हो गया है, वह प्रिंस कैंडिडेट हो सकता है, पर क्या वो इस सबके बारे में पूरा सीरियस है? क्या ये बेसिकली एक वो डिक्लेरेशन नहीं है? लगता है कि हमें कोई और टीम लीडर ढूंढना होगा। जॉन कहता है, प्लीज मेरे जर्नी के लिए मेरे कॉमरेड बनो और हम मिलकर हेवनली डीमन कल्ट का नया फाउंडेशन बनाएंगे। मैं जॉन मेरे कॉमरेड से यही आशा करता हूँ। कुछ कैडेट्स जॉन से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि प्रिंस हमें माफ कर दीजिए, हमें बस ऐसा लीडर चाहिए जो कि हमें थर्ड टेस्ट को पास करा दे। ह्योबोंग सोच रहा था ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है, शायद हमें ये बात उन्हें बाद में जॉइन करने के बाद कहनी चाहिए थी, पर अभी भी कुछ कैडेट्स खड़े थे जैसे कि गोवांग, वोमिंग और वोजोंग। मैंने दूसरे प्रिंस और आपके अंदर डिफरेंस नोटिस किया है। आपने जो जर्नी के बारे में हमें बताई वो काफी डेंजरियस जर्नी है जो कि बहुत आपको और हमें ग्रेफ के अंदर धकेल देगी। तो टू बी फ्रैंक, मैं भी आपके ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं चाहता। जॉन सोच रहा था मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो रहा, जबकि वो इलाइट क्लान से है
तो उसके पास ऑप्शन है दूसरे लीडर को चुनने का। गोवांग कहता है मैं किसी भी दूसरे मार्शल आर्टिस्ट की तरह पावर और ग्लोरी पाना चाहता हूँ, पर एज ए मार्शल आर्टिस्ट आपका एम्बिशन मुझे आपका और करीब ले आया है, इसलिए मैं आपको मेरी लॉयल्टी देता हूँ मास्टर जियोन। आज से आप ही मेरे लॉर्ड हैं। और ये बात सच है कि मैं पावर में लैक करता हूँ, पर मैं आपके सिवा किसी के सामने भी कभी नहीं झुकूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस्तेमाल करें आपके पहले स्वॉर्ड के तौर पे। उसके बाद वोमिन और ओजोंग कहते हैं हम भी आपको हमारी लॉयल्टी देते हैं। जियोन को ये सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। ह्योबोंग फिर गोवांग को जाकर कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लॉर्ड के पहले स्वॉर्ड हो या नहीं, पर मैं लॉर्ड का पहला सबॉर्डिनेट हूँ और हमेशा ही रहूंगा, तो मेरी जगह लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। फिर से शिफ्ट होता है इंडिविजुअल ट्रेनिंग फैसिलिटी के सामने। जियोन कह रहा था आज मैं चाहता हूँ तुम सभी मेडिसिन बॉल को एब्जॉर्ब करने के बाद 7 डीमन स्वॉर्ड के एंटर टेस्ट को याद कर लो। कैडर्स कहते हैं टेस्ट? जियोन कहता तुमने सही कहा, और कल सुबह से हम सभी एक साथ मिलकर ट्रेनिंग करना शुरू करेंगे और मैं पर्सनली तुम सभी का मूवमेंट्स और टेक्निक्स को मॉनिटर करूंगा। कैडेट सोच रहे थे हमने बिल्कुल सही फैसला लिया है उन्हें हमारा कैडेट बनाकर। वो हमारा ख्याल रख रहे हैं जबकि दूसरे कॉम्पीट करने में बिजी है। जो सोच रहा था मैं मेरे टीचर की तरह ही तब तक मारता रहूंगा जब तक वो सीख नहीं जाते। ठीक है, तुम सभी अभी के लिए अपने अपने ट्रेनिंग रूम्स में जाओ और हम रात को 10 बजे फिर से मिलेंगे मेडिसिन को कंज्यूम करने के बाद। सभी फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं, पर गोवांग नहीं गया था और वो कुछ कहना चाह रहा था। क्या हुआ गोवांग, क्या तुम कुछ कहना चाह रहे हो? गोवांग कहता शायद मैं फालतू में ही चिंता कर रहा हूँ, पर अभी से आपको आपके साथ सबॉर्डिनेट रखना चाहिए। उन लोगों ने जिस तरह हमें योलो नेमटेक लेने को कहा उस वजह से मुझे काफी चिंता हो रही है। जियोन सोचने लगता है अब मैं जब सोच रहा हूँ एकेडमी के डायरेक्टर लियुहा ने कहा था जो भी 7 दिनों के अंदर येलो नेमटेक को ले लेगा वही ग्रुप लीडर बनेगा। क्या हमारा रियल ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्टर को हरा के नेमटेक लेना है या फिर कैडर्स को एक दूसरे के साथ ही लड़के इसे हासिल करना है? गोवांग कहता जबकि मेरे लॉर्ड के पास मुयोन के ग्रुप से कम लोग हैं तो आप एक टारगेट बन सकते हैं, तो पहले से सावधान रहना कोई बुरी बात नहीं। जियोन कहता थैंक यू तुम्हारे एडवाइस के लिए। गोवांग कहता है कि ये सब तो नॉर्मल है क्योंकि मैंने आपको सर्व करने की कसम खाई है, इसलिए मुझे आपके साइड वाले ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग करना चाहिए। जियोन कहता है पर मैं उस तरफ नहीं जा रहा, कुछ रीजन की वजह से मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। गोवांग सरप्राइज होकर पूछता है क्या ये वो जगह नहीं है जो कि बस एक्सपर्ट कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है? मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट लेवल पर पहुंचने की ताकि मैं आपके साइड वाले ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग कर सकूं।